हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। सीयूईटी पीजी 2025 के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं और ऑलरेडी मैं 15 क्वेश्चंस इसके पार्ट 1 में सॉल्व करवा चुकी हूँ और आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So question number 16 is arrange the major committees or commissions on police reforms in India from the earliest to latest years of their establishment। हमें कुछ कमिटीज और कमीशंस दे रखे हैं और हमें इन्हें अरेंज करना है। ये जो कमिटीज और कमीशंस हैं पुलिस रिफॉर्म्स पर है इंडिया के, और हमें इसे अरेंज कैसे करना है कि जो सबसे पहले जो कमिटी या कमीशन आई है उसको सबसे पहले रखना है और जो अभी रिसेंट है उसको सबसे लास्ट में रखना है। ठीक है, सो हमारे पास कौन कौन सी कमिटीज और कमीशन है। पद्मनाभय कमेटी है, रिब्रो कमेटी है, नेशनल पुलिस कमीशन है एंड देन मालिमत कमेटी है। तो सबसे पहले आई थी हमारी नेशनल पुलिस कमीशन जो कि आई थी 1977 और इसने रिपोर्ट सबमिट करी 1981 में। सो नेशनल पुलिस कमीशन सबसे पहले आएगा, ये ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले आएगा। उसके बाद आती है आपकी रिब्रो कमेटी। रिब्रो कमेटी जो है वो 1998 में आई थी। देन उसके बाद आपका आ जाता है पद्मनाभय कमेटी जो कि 2000 में आई थी और सबसे लास्ट में आती है मालिमत कमेटी। मालिमत कमेटी बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स के ऊपर बात करती है, नॉट स्पेसिफिकली पुलिस रिफॉर्म्स बट ओवरऑल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स के बारे में बात करती है। और ये इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो 2003 में सबमिट करी थी मालिमत कमेटी ने। सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सी, बी, ए एंड डी। Next question, question number 17. Which article of the Constitution under directive principles of state policy aims to prevent the concentration of wealth that is material resources? इनमें से आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से है जुड़ा हुआ और जिसका एम क्या है कि जो वेल्थ है, वेल्थ बेसिकली मीन्स मटेरियल रिसोर्सेज, जैसे कि आपका हो गया विंड एनर्जी हो गई है ना, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो वो क्या है, वेल्थ है। उसका कंसंट्रेशन मतलब किसी एक पर्सन के पास या बहुत कम लोगों के पास उसको कंसंट्रेट ना करके फेयरली लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना। ये कौन सा आर्टिकल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? आर्टिकल्स कौन कौन से हैं आपके पास? आर्टिकल 39B, आर्टिकल 40, आर्टिकल 42C एंड आर्टिकल 44। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 39B। सो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या है। इट डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द ओनरशिप and control of the material resources of the community are distributed in a way that benefits everyone। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 39B ये इंश्योर करता है, ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि आप ये इंश्योर करो कि जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं उसका ओनरशिप और कंट्रोल जो है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि सभी को बेनिफिट मिले, किसी एक पर्सन के पास या कुछ लोगों के पास कंसंट्रेटेड वो नहीं होना चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लोक अदालत इन इंडिया? जो लोक अदालत है उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है इंडिया में? ऑप्शंस क्या है आपके पास? टू एनफोर्स स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, टू ओवरसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, टू फैसिलिटेट क्विक रेजोल्यूशन ऑफ केसेस, टू हैंडल क्राइम्स डन बाय पॉलिटिशियंस। ठीक है, ऑप्शंस में आपके पास कि स्ट्रिक्ट पेनल्टीज की बात करता है क्या लोक अदालत? नो, दिस इज रॉन्ग। देन टू ओवरसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर्स है उनको देखना। नो। टू फैसिलिटेट क्विक रेजोल्यूशन ऑफ केसेस, जो भी केसेस है उनका क्विकली कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है उसको फैसिलिटेट करना। यस, दिस इज द करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। एंड लास्ट वन है टू हैंडल क्राइम्स डन बाय पॉलिटिशियन, जो भी पॉलिटिशियंस ने जो भी क्राइम किया है उसके लिए उसको हैंडल करना। सो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट कि जो भी
मैटर होता है या जो भी केस होता है उसका क्विक रेजोल्यूशन कैसे किया जा सकता है, ये प्राइमरी पर्पस होता है लोक अदालत का। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं लोक अदालत किसे कहते हैं। लोक अदालत इज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म होता क्या है, जिसे हम शॉर्ट में ADR भी कहते हैं। तो जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है उसमें क्या होता है कि जैसे हम, जो आप लोगों को सबको पता है कि कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है बहुत टीडियस होता है, बहुत लंबा चलता है, तो छोटे छोटे मैटर्स भी काफी लंबे टाइम तक खिंच जाते हैं। तो इससे बचने के लिए ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाए गए हैं एक्चुअली, जो लोगों को हेल्प करता है कि स्पीडी चीजें हो जाए। तो लोक अदालत को बेसिकली हम कहते हैं पीपल्स कोर्ट, है ना, लोगों की कोर्ट। यहाँ ये वो सिस्टम होता है जहां पर क्विकली हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं एंड पीसफुली विदाउट लॉन्ग कोर्ट प्रोसीजर्स। में कोर्ट प्रोसीजर लंबे नहीं चलते हैं, कोर्ट के बाहर ही इसको सॉल्व कर दिया जाता है, लोक अदालत में ही सॉल्व कर दिया जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। According to NHRC guidelines, which of the following is not applicable for police public relations? NHRC की गाइडलाइंस आई थी टू इम्प्रूव पुलिस पब्लिक रिलेशन। इन जो पुलिस का एक इमेज बना हुआ, एक नेगेटिव इमेज बना हुआ है पब्लिक के दिमाग में, उसको थोड़ा कम करने के लिए या रिमूव करने के लिए NHRC ने कुछ गाइडलाइंस दी थी। तो इनमें से कौन सी जो गाइडलाइंस का पार्ट नहीं है, नॉट एप्लीकेबल फॉर द पुलिस पब्लिक रिलेशंस? ऑप्शंस क्या है आपके पास? गिविंग एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू लोकल पीपल फ्रॉम क्राइम इन्वेस्टिगेशन, कि जो लोकल पीपल है उनको कंप्लीट आप अथॉरिटी दे दो कि आप क्राइम सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन सेकंड इज प्रोवाइडिंग अ टोल फ्री टेलीफोन नंबर फॉर द पब्लिक फॉर रिपोर्टिंग क्राइम। एक टोल फ्री टेलीफोन नंबर दे दिया जाए पब्लिक को कि वो क्राइम को रिपोर्ट कर सके। ऑप्शन 3 क्या है? डेवलपिंग सिस्टम्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस एंड रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस। एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करना, प्रमोट करना, जहां पर जो लोग हैं वो ऑफेंस को रजिस्टर कर सके एंड जो भी प्रोग्रेस हुआ उस केस में उसको रिकॉर्ड कर सके। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज मंथली मीटिंग ऑफ द SHO विद द पब्लिक। जो भी स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है उसकी मंथली मीटिंग पब्लिक के साथ करवाना। सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत है, जहां पर आप लोगों को कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के लिए कह रहे हैं। सो एक्सप्लेनेशन क्या है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन क्या है? लीगल ड्यूटी है पुलिस की, वो बाउंड है उसको करने के लिए। लोकल पीपल क्या कर सकते हैं? सिर्फ कॉपरेट कर सकते हैं। कैसे? इंफॉर्मेशन देके। आप विटनेस हैं अगर किसी केस के, तो आप विटनेस की तरह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, या फिर आप सर्विलांस कर रहे हैं किसी चीज पे तो आप वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आप इस वे में आप कॉपरेट कर सकते हैं, अपने आसपास निगरानी रख सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, और फिर वो इंफॉर्मेशन जो है आप पुलिस को दे सकते हैं ताकि चीजों को कॉपरेट कर सके। आप इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकते हैं, बट आप कंप्लीटली इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथों पे नहीं ले सकते। ठीक है, फुल अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन के सिर्फ पुलिस के पास है, लोकल पीपल के पास नहीं है। तो ये NHRC की गाइडलाइंस में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। अरेंज द पोजीशन और रैंक इन द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। हमें पुलिस में जो रैंक है वो दे रखी है, और हमें क्या करना है? लोवेस्ट टू हाईएस्ट पे जाना है, यानी कि सबसे छोटी रैंक जो है उसको सबसे पहले रखना है और जो सबसे बड़ी रैंक है उसको सबसे ऊपर रखना है। सो ऑप्शंस क्या है आपके पास? डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आता है आपका कांस्टेबल। सबसे नीची रैंक जो है वो है कांस्टेबल। उसके बाद फिर आ जाता है आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, देन आ जाएगा आपका डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एंड आखिरी में आ जाएगा आपका एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको एक शॉर्ट में वो बता दिया कि हायरार्की क्या होनी चाहिए। सो कांस्टेबल के बाद आ जाता है आपका हेड कांस्टेबल, देन ASI, देन SI, देन इंस्पेक्टर, देन DSP, SP,
और यहाँ पर जो मैंने आपको एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का एग्जाम्पल है, उनका जो रैंक और पावर होती है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बराबर ही होती है, बट क्या है वो एडिशनल है। जहां पर भी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं वहां पर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जरूरत पड़ती है, तो दोनों को सेम ही रैंक लेवल पर रखा जाता है। तो एसपी एंड एडिशनल एसपी इज ऑलमोस्ट द सेम, एंड देन डीआईजी, फिर आईजी, फिर एडीजीपी एंड देन फाइनली डीजीपी, है ना। तो ये हायरार्की रहेगी। लेट्स मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, which one of the most distinctive aspects regarding child protection अंडर द JJ एक्ट 2015 इज। देखो यहाँ पर JJ एक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप JJ एक्ट को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो ये बोला गया है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए जो एक सबसे कह सकते हैं कि जो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है वो क्या है, इनमें से ऑप्शंस क्या है। प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट फैमिलीज हु फेल टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन, की जो अपने बच्चों के प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं उन फैमिलीज को के अगेंस्ट पनिशमेंट, या फिर कंप्लीट स्टेट गार्जियनशिप, यानी जो गार्जियनशिप है वो कंप्लीटली स्टेट देखेगी, या फिर इंस्टीट्यूशनल केयर को ही प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, या फिर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो फैमिली बेस्ड रिहैबिलिटेशन को प्रायोरिटाइज किया गया है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है कि इसमें फैमिली बेस्ड रिहैबिलिटेशन को प्रायोरिटाइज किया जाता है। जो गवर्नमेंट है वो तभी इंटरवीन करेगी जहां पर लगता है, जरूरी लगता है गवर्नमेंट को कि हाँ भाई इस केस में, इस बच्चे के केस में जो इंस्टीट्यूशनल केयर है वो जरूरी है, या फैमिली में उस बच्चे को नहीं रखा जा सकता, उसी केस में जो है गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। अदरवाइज जो इनकी प्रायोरिटी रहती है वो यही रहता है कि फैमिली बेस्ड रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, और सभी बच्चों का गार्जियन नहीं बनती है स्टेट, जो भी जिनको भी जरूरत होती है उन सब केस में नहीं होता। द लॉ बिलीव्स कि जो बच्चा है वो अपने फैमिली में ही सबसे अच्छा ग्रो कर सकता है, अपने फैमिली एनवायरनमेंट में ही सबसे अच्छा ग्रो कर सकता है। तो सबसे पहले कोशिश यही की जाती है कि फैमिली बेस्ड रिहैबिलिटेशन कराया जाए एंड रीइंटीग्रेशन कराया जाए सोसाइटी में, ठीक है। अगर वहां पर लगता है कि बच्चे को किसी तरह का कोई खतरा है, या फैमिली एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, या हो सकता है कि बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, उस केस में जो है गवर्नमेंट जो है इंटरवीन करती है और फिर इंस्टीट्यूशनल केयर उसको प्रोवाइड कराया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007 विच अथॉरिटी हैंडल्स मेंटेनेंस डिस्प्यूट। तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में किस अथॉरिटी, कौन सी जो अथॉरिटी है वो मेंटेनेंस से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उसको देखती है। एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास, सीनियर सिटीजन पंचायत कोर्ट्स, हाई कोर्ट, फैमिली कोर्ट, या सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल्स। सो करेक्ट ऑप्शंस का है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल। सेक्शन 7 जो है एक्ट का वो स्टेट गवर्नमेंट को मैंडेट करता है कि हर एक सब डिवीजन में एक या एक से ज्यादा मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए, जो कि मेंटेनेंस से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट है उसको डिसाइड करें। और दीज ट्रिब्यूनल्स आर प्रिसाइडेड ओवर बाय एन ऑफिसर। जो इस ट्रिब्यूनल में जो ऑफिसर होगा उसकी रैंक सब डिविजनल ऑफिसर से कम नहीं होनी चाहिए। एंड जो पर्पस है इस तरीके के ट्रिब्यूनल्स को क्रिएट करने का वो ये इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जितने भी ये डिस्प्यूट मेंटेनेंस से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है इनको हम क्विकली रिजॉल्व कर दें, लाइक विद इन 90 days। Okay, moving on to next question, question number 23, which of the following actions come under the act of dowry as per the Dowry Prohibition Act of 1961। जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 का, इनमें से कौन सा एक्शन इसमें से डाउरी कंसिडर किया जाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑप्शन क्या है, द ग्रूम्स पेरेंट्स डिमांड स्पेसिफिक गिफ्ट फॉर देयर रिलेटिव्स, ठीक है। जहां पर जैसे मान लेते हैं ऑप्शन पहला क्या है कि जो दूल्हे के माता पिता अपने रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट मांग रहे हैं, ठीक है, क्या ये डाउरी में आएगा? यस, ये आएगा, ठीक है। देन बी ऑप्शन क्या है कि जहां पर पेरेंट जो है अपने
न्यूली वेडिड डॉटर को अपनी मर्जी से कुछ कैश दे देते हैं, क्या ये डाउरी में आएगा? नहीं, ये डाउरी में नहीं आएगा। देन एडवर्टाइजिंग दैट पेरेंटल प्रॉपर्टी विल बी गिवन टू द ग्रूम फॉर मैरिंग देयर डॉटर, या फिर माता पिता द्वारा प्रचारित करना कि उनकी बेटी से शादी करने के लिए दूल्हे को माता पिता की जो है संपत्ति वो दी जाएगी, क्या ये डाउरी में आएगा? यस, ये डाउरी में कंसिडर किया जाएगा। देन ग्रूम्स एक्सटेंडेड फैमिली, जो दूल्हे की जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो ब्राइड की फैमिली को फोर्स करती है कि भाई आपको डेस्टिनेशन वेडिंग ही करवानी है, क्या ये डाउरी के अंदर आएगा? यस, ये डाउरी के अंदर आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आ जाएगा ए, सी एंड डी। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, अरेंज द फॉलोइंग स्कैम्स फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लेटेस्ट एज दे वर ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ पब्लिक। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हमको स्कैम के बारे में बताया गया है, इनको हमें अरेंज करना है। जो सबसे पहले जो स्कैम हुआ उसको सबसे ऊपर रखना है, एंड देन जो लेटेस्ट है उसको सबसे बाद में रखना है। कौन कौन सा स्कैम है? हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम, पीएनबी नीरव मोदी स्कैम एंड केतन पारेख स्कैम। सबसे पहले हुआ था हर्षद मेहता स्कैम, जो कि इन द ईयर 1992 में हुआ था। उसके बाद आया आपका केतन पारेख स्कैम, जो कि इन द ईयर 2001 में आया था। फिर उसके बाद आया सत्यम स्कैम 2009 में, एंड उसके बाद सबसे रीसेंट जो है पीएनबी नीरव मोदी स्कैम, जो कि 2018 में ही हुआ था। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज ए, डी, बी एंड सी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25, समटाइम्स अ चाइल्ड pornography image is hidden inside another graphic image file, audio file or other file format. Such malpractices come under the gamut of. कभी कभार क्या होता है कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जो इमेज है वो किसी दूसरे ग्राफिक इमेज फाइल के साथ छुपी रहती है, या फिर किसी ऑडियो फाइल के साथ छुपी रहती है, या फिर किसी और फाइल फॉर्मेट में होती है। तो इस तरीके की माल प्रैक्टिस को किस कैटेगरी में रखा जाता है, या किस तरीके का नाम दिया जाता है? ऑप्शंस क्या आपके पास? सेकेंडरी साइबर क्राइम, साइबर स्ट्रैंगुलेशन, स्टेगनोग्राफी या स्टेनोग्राफी। तो स्टेनोग्राफी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा बाकी जो 3 है उसको एक बार देख लेते हैं। तो सेकेंडरी साइबर क्राइम जो है ऐसा भी कोई टर्म नहीं होता। देन साइबर स्ट्रैंगुलेशन भी कुछ नहीं होता है। देन स्टेगनोग्राफी क्या होता है? स्टेगनोग्राफी ही इसका करेक्ट आंसर है, जहां पर स्टेगनोग्राफी का एक टेक्निक है जहां पर किसी भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को दूसरे फॉर्म में, किसी दूसरी फाइल में छुपाकर भेजा जाता है, सो कोई इसको इजीली नोटिस ना कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि जो एम्प्लॉयर की क्या क्या ड्यूटीज होती है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट के अंदर, जो एम्प्लॉयर की ड्यूटीज बताई गई हैं वो किस चैप्टर में है? एंड ऑप्शंस क्या आपके पास? चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। करेक्ट ऑप्शन क्या है? चैप्टर 6। ठीक है, उसका जो हेडिंग है वो इसी नाम से है, ड्यूटीज ऑफ एन एम्प्लॉयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, who among the following was actively associated with the concept of public interest litigation and made it widely practicable in India? इनमें से किसने जो कॉन्सेप्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का उसको उससे एसोसिएटेड है एंड इसको बहुत वाइडली इंडिया में प्रैक्टिसेबल करा था? ऑप्शन है आपके पास जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस जेएस वर्मा, जस्टिस एम हिदायतुल्ला और जस्टिस बीएन किरपाल। सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज जस्टिस पीएन भगवती, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है कि यहाँ पर एक पर्सन जो है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो हैम्पर हो रहा है। अब आप कहोगे कि ये तो नॉर्मली भी जब किसी का जो राइट्स है वो इन्फ्रिंज हो रहे तो कोर्ट में जाकर अपनी बात को रख सकता है, बट इस केस में बट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि जहां यहाँ पर जो पर्सन है वो अपने फायदे के लिए नहीं जा रहा, बट लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा है। ठीक है, डायरेक्टली वो पर्सन अफेक्ट नहीं हुआ है, बट एक लार्ज ग्रुप जो है डिसएडवांटेज ग्रुप उसका जो है जो कि अपने आप को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे और जो कि मैटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर फाइल किया जाता है। ठीक है,
नाउ इन्होंने जो पीएन भगवती जी हैं उन्होंने लोकस स्टैंडाई के कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड किया, जहाँ पे कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन जो है वो किसी भी पुअर या डिसएडवांटेज पीपल के बिहाफ पर कोर्ट में जो है केस को फाइल कर सकता है। ऑल्सो ही अलाउड लेटर्स एंड पेटिशंस को भी पीआईएल की तरह ट्रीट करा जा सकता है, ऐसा इंश्योर किया ताकि जस्टिस मिल पाए। एंड हिज जजमेंट्स हैड मेक द जुडिशरी एक्सेसिबल टू द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड। उनकी जजमेंट की वजह से जो जुडिशरी है वो पुअर और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो है वो भी उसको एक्सेस कर पा रही है। क्वेश्चन नंबर 28, विच रिपोर्ट स्पेसिफिकली एड्रेसेस द कंडीशन ऑफ वुमेन प्रिजनर्स इन इंडिया। इनमें से कौन सी रिपोर्ट जो है वुमेन प्रिजनर्स को एड्रेस करती है? एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट 2002 में जो आई थी, जस्टिस कृष्ण अय्यर रिपोर्ट 1987 में जो आई थी, मुल्ला कमेटी रिपोर्ट 1983 में जो आई थी, कमिटीज ऑन वुमेन इन डिटेंशन जो 2005 में आई थी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज जस्टिस कृष्ण अय्यर रिपोर्ट ऑन 1987। तो जस्टिस कृष्ण अय्यर रिपोर्ट जो है वो वुमेन प्रिजनर पर जो उन्होंने दी थी वो स्पेसिफिकली डील करती है कि जो इंडियन प्रिजन्स में वुमेन्स की क्या कंडीशन है। ये कमेटी क्या एग्जामिन करती है कि पुअर लिविंग कंडीशंस ऑफ वुमेन प्रिजनर्स, प्रॉब्लम्स जो कि प्रेग्नेंट वुमेन या मदर्स प्रिजन में फेस कर रही हैं, प्रॉपर केयर और लैक ऑफ सेपरेट फैसिलिटीज उसके ऊपर फोकस किया इन्होंने, एंड नीड फॉर इम्प्रूवमेंट इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वुमेन। ये सारे जो मुद्दे हैं वो कृष्ण अय्यर कमेटी में की जो रिपोर्ट है उसमें उठाए गए। क्वेश्चन नंबर 29, वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव फीचर्स ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इज। इनमें से बहुत मतलब इनोवेटिव फीचर कौन सा है इस एक्ट का, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005? ऑप्शंस क्या है आपके पास? क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ प्राइमरी अक्यूज ओनली, जो प्राइमरी अक्यूज होगा वो सिर्फ उसी को ही प्रोसिक्यूट किया जाएगा, या फिर फाइनेंशियल पेनल्टीज फॉर विक्टिम, जो भी विक्टिम है उसको फाइनेंशियली पेनल्टी देनी पड़ेगी, राइट टू रेजिडेंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ टू द एग्रीव्ड, कि जो भी एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी मतलब जो भी विक्टिम है उसके पास राइट टू रेजिडेंस होगा, एंड फोर्थ वन इज पब्लिक शेमिंग ऑफ परपिट्रेटर, जो परपिट्रेटर है उसको पब्लिक शेमिंग कर रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर थर्ड है, राइट टू रेजिडेंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ टू द एग्रीव्ड। देखो सेक्शन 17 जो है इस एक्ट का वो कहता है कि राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, कि जहां अगर वुमेन जो एग्रीव्ड वुमेन है वो किसी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है तो वहां पर जिस घर में भी वो रह रही थी, है ना, अगर वो घर उसके नाम पर भी नहीं है या फिर उसके द्वारा उस घर का रेंट नहीं दिया जा रहा है, फिर भी उसके पास ये राइट है कि वो उस घर में रह सकते, उसे घर वाले बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विच सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन किया गया है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एंड ऑप्शंस क्या है? एजुकेशन, पुलिस, आर्मी, न्यूक्लियर एनर्जी। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, दैट इज एजुकेशन। अब समझते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट होती क्या है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो पावर को डिवाइड करती है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो 3 तरीके की लिस्ट के बारे में बात होती है इसमें, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो देखो जब यूनियन लिस्ट होता है इसका मतलब कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट में क्या होता है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। ना ओरिजिनली एजुकेशन जो था वो स्टेट लिस्ट का मैटर था, मगर 42nd अमेंडमेंट जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि 1976 में हुआ, वहां पर एजुकेशन को जो है कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।